गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 12.1 जो है उसके एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप अभी जिन व्यूअर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंच पाए और सबसे पहले आप इन वीडियोज़ को देख करके अपने मैथमेटिक्स को बहुत ही शानदार बना पाएँ। यदि आप लोगों को ऐसा लगे कि हमारे द्वारा बताई गई जो सामग्री है, हमारे द्वारा बताए गए जो प्रश्नों का तरीका है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करें। तो प्रश्नावली 12.1 जो है इसके अंदर केवल एक ही उदाहरण है, एक ही एग्जाम्पल है। तो पहले हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 12.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उनकी बात भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। प्रश्नावली 12.1 कंप्लीटली इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्ज़ाम में एक बार आ भी चुका है, इसलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमने पढ़ दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये कम्प्लीटली समझ में नहीं आया। अब हम एक बार फिर से पूरे सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को पढ़ते हुए बात करेंगे। एक वर्ताकार खेत, तो यहाँ तक अपने को ये समझ में आया कि जो आपका खेत है वो वर्त के आकार का है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वर्ताकार खेत है, इसका मतलब सूत्र वर्त वाले ही काम में आएंगे। 24 रुपये प्रति मीटर, प्रति का मतलब क्या होता है? एक। प्रति का मतलब होता है एक मीटर का खर्चा बता रखा है 24 रुपये। 1 मीटर का खर्चा है 24 रुपये। किसका खर्चा? बाड़ लगाने का। अब देखो, आप जानते हो कि कोई भी खेत होता है उस पर बाड़ कहाँ लगाई जाती है? उसकी बाउंड्री पे, उसकी परिसीमा पे। तो उसकी बाउंड्री की लंबाई या उसकी परिसीमा की लंबाई को हम बोलते हैं परिधि। तो यदि वो बाड़ लगाने की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को परिधि की बात करनी पड़ेगी। किसकी बात करनी पड़ेगी? परिधि। तो बाड़ लगाने का टोटल खर्चा बता रखा है 5,280 रुपये। तो इस पहले वाले सेंटेंस से अपने को 3 बातें समझ में आई कि खेत का आकार वर्ताकार है और उसके चारों तरफ जो बाड़ लगा रहे हैं, बाड़ लगाने का मतलब वहाँ पर हम परिधि की बात करेंगे, नंबर 2। और 1 मीटर का जो खर्चा वो 24 रुपये है। तो 3 बातें अपने को इससे पहले वाले सेंटेंस से समझ में आ गई। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। आप सब जानते हैं कि वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यदि ऐसा नाम कहीं पे आता है इसका मतलब क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो हम इस लाइन के अकॉर्डिंग इस नाम से अपने को आइडिया हो गया कि वर्ग मीटर का मतलब कहीं ना कहीं क्षेत्रफल भी अपने को याद करना पड़ेगा। अपने को प्रति वर्ग मीटर का मतलब है 1 वर्ग मीटर का खर्चा बता रखा है 0.50 रुपये, कहने मतलब आधा रुपये, 50 पैसे हैं ये। जुताई कराई जानी है। जुताई का मतलब आप सब जानते ही होंगे। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? देखिए, बाड़ लगाने का 1 मीटर का खर्चा, 1 मीटर का खर्चा वो अपने को बता रखा है 24 रुपये और कुल खर्चा है 5,280 रुपये। हमने यहाँ पर आपको बताया था जब वो बाड़ लगाने की बात कर रहा है तो हमें परिधि निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बाड़ जो लगाई जाएगी, बाड़ कहाँ लगाई जाती है खेत में? उसके चारों तरफ बाउंड्री पे, और बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं? परिधि। तो जब वो बाड़ लगाने की बात कर रहा है तो हम लोग परिधि ज्ञात करेंगे और परिधि ज्ञात करने का यहाँ पर सूत्र नहीं लगाना है। आपको याद होगा कि परिधि का सूत्र होता है 2πr, लेकिन हमारे पास में r का मान नहीं है, इसलिए परिधि का सूत्र वो नहीं लगेगा। क्या करना है
यहाँ पर ये जो अपने को दिया गया है कुल खर्चा दिया गया है। इस कुल खर्चे में यदि 1 मीटर के खर्चे का भाग लगा दें तो आपको परिधि मिल जाएगी। तो पहले वाले सेंटेंस में अपने को 1 मीटर का खर्चा दिया गया था, कुल खर्चा दिया गया था। तो यदि कुल खर्चे में 1 मीटर के खर्चे का भाग लगा दें तो वो आ जाएगी परिधि। तो कुल खर्चा है 5,280 रुपये बटे 24। अब अपन इसको काट सकते हैं या भाग लगा सकते हैं। आपको पता है 24 का भाग अपन यदि 52 में लगाएं तो 2 बार जाएगा, 24 2 48, फिर यहाँ 4 बच जाएंगे, 4 के आगे फिर 8 आएगा तो फिर 48 बन जाएगा। तो 24 के पाड़े से फिर कटेगा 2 बार और ये 0 है ही। तो टोटल 5,280 में यदि 24 का भाग लगाया जाए, यदि आपको काटना नहीं आता है तो आप भाग लगा सकते हैं अलग से, तो अपने को यहाँ 220 मिलेगा। ये 220 जो आया है वो क्या है, परिधि है। और परिधि का मतलब क्या होती है, लंबाई। और लंबाई यहाँ पर किस में बताई गई है, मीटर में, इसलिए 220 के आगे अपने को लिखना है मीटर। अब देखो परिधि हमारे पास में आ चुकी है। यदि परिधि आपके पास में पहले से है तो आप वहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर त्रिज्या क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि अगला जो सेंटेंस है वहाँ से अपने को आइडिया लगा कि वर्ग मीटर का मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। किसका, वर्ताकार खेत का। तो वर्ताकार खेत है तो वर्त के जैसा ही। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर, तो उसमें आर चाहिए। तो आर का मान कहाँ से आएगा, यदि तुम्हारे पास में परिधि प्राप्त हो चुकी है या प्रश्न के अंदर परिधि दी गई है तो आपको क्या करना है, परिधि का सूत्र लगाना है। परिधि का सूत्र लगाना कौन सा, 2 पाई आर वाला। अब देखो परिधि तो आपको यहाँ पर मिल रही है 220, तो यहाँ लिख दो आप 220। 2 गुणा पाई का मान तो 22/7 होता ही है, आर का मान हमारे पास नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ ये जो बटे में 7 दिखाई दे रहा है उसको अपन पहले यहाँ काटने की कोशिश करेंगे। यदि 7 ये यहाँ कहीं पे भी नहीं कट रहा है तो 7 इधर वज्र गुणा हो जाएगा। तो ये जो 7 है इस 220 के साथ में गुणा हो जाएगा। इधर हमारे पास बचेगा 2 गुणा 22 गुणा आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब हम आर का मान निकालना चाहते हैं, तो आर का मान निकालेंगे तो आर के गुणा में जो भी आ रहा है वो सामने वाली संख्या के बटे में आ जाएगा। तो सामने संख्या कौन सी है, 220 गुणा 7, इसके बटे में कौन आएगा, जो आर के गुणा में है। आर का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो आर के गुणा में जो भी आ रहा है उसको हम बटे में लिखेंगे। तो 2 गुणा 22। अब देखो 22 से इसको हम एक बार काटेंगे तो यहाँ 1 और 0 का मतलब 10 बच गया, और ये 10 है वो 2 से कटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 और 7 को जब हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 35 मीटर। तो ये 35 मीटर किसका मान आ गया भी, आर का। ठीक है, एक बार मैं फिर बता दूं, पहली वाली लाइन के अकॉर्डिंग हमें 1 मीटर का खर्चा, बाड़ लगाने का 1 मीटर का खर्चा दिया गया है, कुल खर्चा दिया गया है। जब बाड़ लगाने की बात होती है तो कुल खर्चे में 1 मीटर के खर्चे का जब तुम भाग लगा दोगे तो परिधि आ जाएगी। और यदि परिधि तुम्हारे पास में आ जाती है तो परिधि का फिर से सूत्र लगा करके वहाँ से आप आर का मान ज्ञात करेंगे इस प्रकार से। और अब देखो सेकंड सेंटेंस में वर्ग मीटर जो ये लिखा हुआ है, यहाँ से अपने को आइडिया लगा कि अपने को क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। किसका, वर्ताकार खेत का। तो हम लिखेंगे वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल। वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र अब पाई आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि वो वर्त के जैसा है। पाई का मान कितना होता है भाई, 22/7 होता है। आर का मान कितना निकाला था हमने, 35, लेकिन आर के ऊपर 2 पावर है तो 35 को 2 बार लिखना है। 7 को अपन यहाँ 35 से काट देंगे 5 बार, ठीक है। और फिर जब 22, 35 और 5 इन सब को हम गुणा कर देंगे। जब इन सब को गुणा करेंगे तो 3850 वर्ग मीटर ये आपको मिल जाएगा। अब आ गया क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल आ गया उस खेत का। लेकिन इतने क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, उस खेत में जुताई करवाएंगे। जुताई करवाने के लिए आपने को खर्चा बता रखा है 1 मीटर का, 1 वर्ग मीटर का खर्चा बता रखा है 0.5 रुपये। तो हम लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा
1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना बताया भाई? 0.50 रुपये। तो यदि आपको कुल खर्चा निकालना है, कुल खर्चा, तो क्या करेंगे, जितना क्षेत्रफल आया है 3850, उसको 0.50 से गुणा कर देंगे। तो गुणा आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 0.50 का मतलब होता है आधा। तो यदि किसी संख्या को तुम 0.50 से गुणा करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए उस संख्या का आधा कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए 4 को तुम गुणा करना चाहते हो 0.50 से। अब 0.50 का मतलब आधा होता है, तुम सीधा ही 4 का आधा कर दो तो वो गुणा हो जाएगा। तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास में थोड़ी स्पेस की कमी है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना भाई? 1925 रुपये। इतना रुपये अपना कुल खर्चा आ जाएगा। एक बार मैं मोटे मोटे तौर पे दोबारा बता दूं। पहले जो सेंटेंस था अपना, उसमें 1 मीटर के खर्चे और कुल खर्चे का मान अपने को दिया गया था। तो कुल खर्चे में 1 मीटर का खर्चे का मान निकाल करके हमने क्या किया, परिधि निकाल ली। परिधि यदि हमारे पास में है तो परिधि का सूत्र लगा करके हमने इसको हल करके आर का मान निकाला। वर्ग का क्षेत्रफल क्यों निकाला? क्योंकि सेकंड सेंटेंस में अपने को एक हिंट दिया गया था वर्ग मीटर, और वर्ग मीटर का मतलब है कि अपने को जितने क्षेत्र पे जुताई करवानी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। वर्ताकार खेत का मतलब वर्त ही है, इसलिए वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ 35 था तो उसको 2 बार लिखेंगे। 7 के पाड़े से 35 को काटेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। इन सब को गुणा करेंगे 3850 वर्ग मीटर, ये आ गया उस खेत का क्षेत्रफल। अब उस खेत में जो जुताई करवानी है उसका खर्चा अपने को दिया गया था, 1 वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा है 0.50 रुपये। तो टोटल जो क्षेत्रफल आया था उसको इससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1925 रुपये। तो ये हुआ आपके प्रश्नावली 12.1 में केवल एक ही एग्जाम्पल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ये आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। अब हम प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत करेंगे, तो वो भी आप देखते जाएं कि किस प्रकार से हैं। प्रश्नावली 12.1 के जो क्वेश्चंस हैं, जो टोटल क्वेश्चन हमारे पास में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हैं, तो हम चाहेंगे कि वो पांचों ही क्वेश्चन इसी वीडियो में हम आपको बता दें, ताकि एक ही वीडियो में कम्प्लीटली आपको 12.1 की प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएं, ताकि अपने को बार बार अलग अलग वीडियो को वॉच नहीं करना पड़े। चलिए, पहला जो प्रश्न है आपका वो इस प्रकार से है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। एक बार प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझ लें कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ऐसे कहा जा रहा है कि 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं
एक की 19 सेंटीमीटर है, एक की 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन से वृत्त की? जिसकी परिधि, कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो जिन वृत्तों की त्रिज्याएं अपने को दी गई है, पहले हम उन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा? हमारे पास में दो त्रिज्याएं दी गई है, तो बड़ी त्रिज्या को हम R1 के बराबर में लिख देंगे और छोटी त्रिज्या को हम R2 लिख देंगे। ठीक है, और यहां लिखेंगे दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। दोनों वृत्तों की परिधियों का योग है। एक बार ध्यान सुनना भाई, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अपने को जो दी गई है वो अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग दिखाने के लिए बड़ी त्रिज्या को हमने R1 नाम दे दिया, छोटी त्रिज्या को R2 नाम दे दिया। दोनों वृत्तों की परिधियों का योग हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट में यहां बोला गया था कि जिस वृत्त की तुम त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी? दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। इसलिए हम पहले इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, लेकिन दो वृत्तों की परिधि हम का योग ज्ञात करना चाहते हैं। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग है, इसलिए परिधि का सूत्र अपने को दो बार लगाना पड़ेगा। भाई दो वृत्त हैं तो पहले वाले वृत्त के लिए भी 2πr लिखेंगे, दूसरे वृत्त की परिधि के लिए भी 2πr लिखेंगे। लेकिन पहले वृत्त की त्रिज्या को अपन R1 नाम दे रहे हैं, दूसरी वृत्त की त्रिज्या को R2 नाम दे रहे हैं। तो पहले अपन दोनों के लिए 2πr परिधि का सूत्र लिख दो। पहले वृत्त के लिए R की जगह R1 और दूसरे वृत्त में परिधि का जो सूत्र लिखा है उसमें R की जगह R2 लिखना है। यहाँ देखिए ये जो 2 और पाई है वो 2π यहाँ पर भी है, तो हम 2π को कॉमन ले लेंगे। 2π को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 और यहाँ बचेगा R2। अब देखो 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता ही है, गुणा R1 का मान 19 है, फिर ये बीच में प्लस है, फिर ये 9। हमने क्या किया, R1 और R2 की जगह ये मान रख दिए और पाई का मान 22/7 रख दिया। 2 गुणा 22/7 गुणा 19 और 9 जुड़ेंगे तो ये बनेंगे 28। 7 के पाड़े से ये कट जाएगा 4 बार। इनको गुणा करेंगे, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, 44 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो ये 176 आ गया। हम जानते हैं कि परिधियों का योग हो चाहे परिधि का मतलब होती है लंबाई, इसलिए यहाँ पर लंबाई आपको किस में दी गई है? सेंटीमीटर में। तो दोनों वृत्तों की परिधि जो है उनका योग हो गया 176 सेंटीमीटर। लेकिन जिस वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात करना चाहते हैं उसकी परिधि है वो उन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः परिधि कितनी हो गई? टोटल 176 सेंटीमीटर। अब देखो वही बात आ गई, पीछे वाली चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। जिस वृत्त की त्रिज्या तुम ज्ञात करना चाहते हो और उसकी परिधि हमारे पास में है 176 सेंटीमीटर। यदि परिधि आपके पास में पहले से है तो आप ऐसा कीजिएगा, परिधि का फिर से सूत्र लगा दीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था, हमें वहाँ पर परिधि मिली थी 220, तो हमने फिर से परिधि का सूत्र लगा करके वहाँ से R का मान 35 प्राप्त किया था। वैसे यहाँ पर लिखूँगा मैं परिधि का सूत्र। परिधि का सूत्र है 2πr। हमने आपको बताया था दाल रोटी और अचार वृत्त की परिधि 2πr, तो वृत्त की परिधि 2πr ही होगी ना। तो ये हो गया, देखिए परिधि 176 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7, R का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं क्योंकि उस वृत्त की त्रिज्या ही हमसे पूछी गई है। तो हमने बताया था कि इस 7 को अपन यहाँ ऊपर अंश में काटने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी कट जाता है कभी नहीं कटता है। तो ये 7 जब यहाँ नहीं कटे तो इस नीचे वाले 7 को इधर सामने वाली संख्या के साथ में गुणा कर दिया जाता है। तो इधर बच गया 2 गुणा 22 गुणा R। अब हम ज्ञात करना चाहेंगे R का मान।
तो सामने जो संख्या थी वो तो लिखी जाएगी ऊपर, और जो r का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं उसके गुणा में जो भी आ रहा था वो कहाँ लिखा जाएगा, बटे में। 22 का पहाड़ा जब 8 बार बोला जाता है तो 176 आता है, और 2 का पहाड़ा जब 4 बार बोला जाता है तो 8 आता है। तो यहाँ 4 और यहाँ 7 बच गए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर है। तो ये आपका आर का मान हो गया। एक बार दोबारा सुन लो, हमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई है R1 और R2। R1 R2 दी नहीं गई है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग होने के कारण हमने उनको R1 R2 नाम दे दिया। अब उसने कहा कि ऐसे वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि कितनी होगी, इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। कि जिस वृत्त की तुम त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हो उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग प्राप्त करने के लिए परिधि का सूत्र 2 बार दिखा, 2πr 2πr। 2 बार क्यों, क्योंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग है। लिखा हमने 2πr ही था, लेकिन पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 नाम दे रखा है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 नाम दे रखा है, तो हमने R को चेंज कर दिया R1 और R2 में। यहाँ से हमने 2π और 2π को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 बच गया। R1 R2 का मान हमने यहाँ से देख करके लिख दिया, पाई का मान आप 22/7 जानते हो। इसको सरल करने पर हमारे पास में 176 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि आ गई। किसकी, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। और जिस वृत्त की तुम त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हो उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, इसलिए उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 176 के बराबर हो जाएगी। अब देखो, जिस वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, हम उसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो आपके पास में पहले से परिधि है ना, यदि आपके पास में पहले से परिधि है तो आप परिधि का सूत्र लगा दो। यदि आपके पास पहले से ही क्षेत्रफल है तो आप क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। जो भी आपको त्रिज्या ऊंचाई जो भी पूछी जा रही है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो हमने परिधि का सूत्र लिखा 2πr, परिधि की जगह लिख दिया 176, 2 गुणा पाई की जगह 22/7। आर का मान तो हम ज्ञात करना चाहते हैं। ये जो 7 है ये ऊपर नहीं कटने के कारण 7 को हमने इधर गुणा कर दिया, फिर यहाँ बच गया 2 गुणा 22 गुणा आर। आर का जो मान है वो जब हम निकालेंगे तो ये 2 गुणा 22 है वो इसके बटे में आ जाएगा, इसको हमने काट के सरल कर दिया, आर का मान आ गया 28 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ हमने परिधियों के योग की बात की है। अगला जो प्रश्न है वो ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पर उसने क्या है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो दूसरा प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। पहले और दूसरे प्रश्न में केवल इतना ही फर्क है कि वहाँ पर हमें ये बोला गया था कि त्रिज्याएं 8 और 6 की जगह 19 और 9 दी गई। अब संख्याएं तो चेंज हो सकती, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला था कि जिसका परिधि बोली थी, वहाँ क्षेत्रफल की जगह वहाँ क्या बोली थी, परिधि। तो हमने परिधि का सूत्र काम में लिया। यहाँ क्षेत्रफल बोल रहा है तो हम क्षेत्रफल का सूत्र काम में लेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, वैसे ही होगा।
दो त्रिज्याएं हैं तो उसमें बड़ी त्रिज्या को R1 और छोटी त्रिज्या को R2 नाम देंगे। तो R1 का मान हो गया 8 सेंटीमीटर और R2 का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हैं क्योंकि दो वृत्त हैं तो अलग अलग त्रिज्या होनी थी। बड़ी त्रिज्या को R1 और छोटी त्रिज्या को R2 नाम देना है। आगे क्या करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन से वृत्त की? जिसका क्षेत्रफल, कि जिस वृत्त की तुम त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग प्राप्त करेंगे। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। अरे भाई ये लाइन हमने कहाँ से लिखी है? रटी नहीं है, ये लाइन हमने यहीं से देख के लिखी है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो पहले हमने दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग प्राप्त करेंगे। अरे भाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन दो वृत्त हैं इसलिए पाई आर स्क्वायर को अपने को दो बार लिख करके जोड़ना है क्योंकि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग प्राप्त कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल के सूत्र को दो बार लिख करके जोड़ दो। लेकिन पहले वाली त्रिज्या को R1 और दूसरी त्रिज्या को R2 नाम देना है क्योंकि हमने दोनों त्रिज्याओं को R1 R2 नाम दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ पाई कॉमन ले लेंगे। पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर और यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता ही है। R1 स्क्वायर का मतलब है 8 का स्क्वायर, R2 का मतलब है 6, R2 का मतलब 6 है और स्क्वायर हो रहा है तो 6 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए 22/7, ये 22/7 है, वो इस ब्रैकेट के साथ गुणा है। 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36। तो ये देखो कितना हो गया, 22/7 गुणा 64 और इस 36 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। अब 7 के पाड़े से न तो 22 कट रहा है न 100 कट रहा है, तो कोई बात नहीं, इस 100 को यहाँ गुणा करके और ऐसा कैसा ही लिख दो। क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है इसलिए यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या मीटर में होती तो हम यहाँ लिख देते वर्ग मीटर। अब देखो, अब आप कह रहे हैं कि सर इसमें भाग लगाएं क्या? भाई भाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन पूरा पूरा भाग जा नहीं रहे हैं। और ये जो क्षेत्रफल है, इसी क्षेत्रफल को हम फिर से काम में लेंगे तो ये अपने आप हल हो जाएगा। इसको आप छोड़ दीजिए इसको। यदि इस स्टेप को हम आगे काम में ले रहे हैं तो इसको यहाँ ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं, आगे हल हो जाएगा। तो बताओ, जिस वर्त की हम त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं उस वर्त का क्षेत्रफल कितना है इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। इसलिए हमारा क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया भाई? 2200/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके पीछे जितने भी लाइन है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये समझना है कि यदि हमारे पास में क्षेत्रफल है तो हमें फिर से क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना चाहिए ताकि R का मान आ जाए। पिछले क्वेश्चन में हमारे के पास में परिधि थी तो हमने परिधि का सूत्र लगा करके त्रिज्या का मान प्राप्त किया था। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 2200/7, पाई का मान 22/7, आर का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, आर अपने पास नहीं है। तो ये जो 7 है ये ऊपर यहाँ नहीं कट रहा, तो 7 को इधर गुणा कर देंगे। 2200 के साथ में 7 गुणा हो, ये 7 यहाँ गुणा हो जाएगा, ये बटे में 7 पहले से, इस 7 से 7 कट जाए, इधर बच गया 22 गुणा आर स्क्वायर। तो देखो, हम आर स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, पहले आर स्क्वायर निकलेगा फिर आर का मान निकलेगा और आर का मान निकालते ही वर्त की त्रिज्या आ जाएगी। आर स्क्वायर की गुणा में यहाँ कितना आ रहा है? 22। ये 22 इसके बटे में लिखा जाएगा, 2200 के बटे में, 2200 के बटे में 22 लिखेंगे। अब 22 को 22 से काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 के आगे 2 शून्य लिखे हुए हैं तो ये आ गया 100। तो हमारे पास में आर स्क्वायर का मान 100 आ रहा है, लेकिन हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो केवल क्या चाहिए? आर चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर अपन हटा रहे हैं। स्क्वायर जब हटाते हैं तो सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाया जाता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही क्यों लिखा?
क्योंकि अपने को पहले से जो त्रिज्याएं दी गई है वो 10 सेंटीमीटर में ही दी गई थी, इसलिए हमने इनको सेंटीमीटर में ही लिख दिया। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रश्न संख्या 1 में वो परिधि की बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ हम परिधि के सूत्र काम में ले रहे हैं। यहाँ वो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्षेत्रफल के सूत्र काम में ले रहे हैं। किसकी परिधि, किसका क्षेत्रफल? वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में वृत्त के बारे में ही बात हो रही है। तो एक प्रश्न समझने के बाद दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से ऑटोमेटिक समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को भी कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग सीखना चाहते हैं मैथ्स को, तो एक बार स्टार्ट से लेकर के एंड तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और फिर से एक बार दोबारा देखते हुए जो हमने आपको यहाँ बताया है उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से समझ करके फिर प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से आपको वो समझ में आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो है उसमें लिखा गया है कि एक आकृति 12.3 आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर मोटी है, या इसको अपन लिख सकते हैं चौड़ी या मोटी, एक ही बात है, चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। पहले इसको गोल्ड नाम दे रखा है, दूसरी वाली जो पट्टी है इसको इसने रेड नाम दिया, रेड। तीसरी वाली पट्टी को ब्लू नाम दिया है, और चौथी वाली पट्टी है उसको ब्लैक नाम दिया, और पांचवी पट्टी को वाइट नाम दिया है। इसने क्या बताया कि गोल्ड वाला जो क्षेत्र है उसका अपने को व्यास दे दिया। एक बार मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूँ, बड़ा आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रश्न थोड़ा बड़ा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कठिन नहीं है। आकृति 12.3, यह आकृति आपकी 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर पांचों क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। तो ये पहले वाला जो राउंड है इसके बीच का क्षेत्र है वो गोल्ड क्षेत्र है। बाकी जैसे ये बच गया, दूसरी पट्टी का ये जो है ये आपका रेड हो गया, ऐसे ही तीसरी पट्टिका में ये हो गया आपका ब्लू हो गया, फिर ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ऐसे है। तो गोल्ड वाली पट्टी है, गोल्ड के लिए अपने को इसने व्यास दे रखा है, यहां देखिए, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास गोल्ड के लिए अपने को दिया गया है व्यास 21 सेंटीमीटर। तो व्यास से अपने को निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब व्यास में 2 का भाग लगा दिया जाता है तो त्रिज्या आ जाती है। तो व्यास 21 है, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाला जो क्षेत्र है, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि हम निकालना चाहते हैं तो देखो ये सब के सब वैसे वृत्त ही है, तो सूत्र तो वृत्त का ही लगेगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पाई का मान 22/7 और आर का मान 10.5 है, लेकिन आर के ऊपर 2 पावर है तो 10.5 को हम 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे भाई? 2 बार। अब 7 का भाग जब हम यहाँ लगाएंगे 1 बार जाएगा 10 में, फिर 3 बचेंगे, और 3 क्या कि 5 उतारने पर 35 हो जाता है, तो 7 का भाग 35 में 5 बार जाएगा, तो ये कट गया। यहाँ 1 अंक के बाद में पॉइंट है तो यहाँ 1 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा। ठीक है, इसमें यहाँ क्या होगा, 22 और 10.5 और 1.5 इन सब को अपने को गुणा करना है। तो 22 को जैसे ही अपन 10.5 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 220 और 11 231 आ जाएगा। 22 को 10.5 से जब गुणा करके तुम सरल करोगे तो वो टोटल रिजल्ट हमारे पास में आएगा 231। फिर उसको हम 1.5 से फिर गुणा कर लेंगे तो 231 और 115 346.5 ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो प्रत्येक पट्टी जो है, प्रत्येक पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी बताई गई है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली जो पूरा वर्त है, पूरा वर्त है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दूसरे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र यही होगा, लेकिन दूसरे वर्ताकार भाग की जो त्रिज्या है वो चेंज हो गई। गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी है? 10.5। अब प्रत्येक पट्टी 10.5 चौड़ी है तो 10.55 इसमें जुड़ता जाएगा। 10.5 जैसे ही इसमें अपन जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है जब हम ज्ञात करेंगे तो उसकी त्रिज्या आएगी 21। 7 के पाड़े से इसको काट देंगे तो ये हो गया 22 × 63।
फिर गुणा करो, 22 को यहाँ गुणा करेंगे, 22 3 66, 22 6 132 है और 6 138, इतने वर्ग सेंटीमीटर आएगा। लेकिन ये दूसरा वर्त बना हुआ है उस पूरे क्षेत्र का आया है जिसमें गोल्ड भी शामिल है। हमें निकालना है रेड का। जब रेड का, केवल रेड वाले इस पार्ट का हम निकालना चाहते हैं, केवल इसी पार्ट का, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले वर्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल अभी निकाला है उसमें से गोल्ड वाला घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आता है रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें जो 1386 आया था दूसरे वर्ताकार भाग का, उसमें से गोल्ड वाले क्षेत्रफल को अपन घटा देंगे 346.5। जब इसको अपन घटाएंगे तो ये 1039.5 हो जाएगा। आप आराम से इसको घटा लेना, तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तीसरे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल जब आप याद करें, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। तीसरे वर्ताकार भाग है। तीसरे वर्ताकार भाग का मतलब है कि ये तीसरा जो वर्त बन रहा है उस तक वो पूरा क्षेत्र है। तो यहां लिखेंगे तीसरे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल है। अब वर्ताकार भाग है तो क्षेत्रफल का सूत्र तो यही लगेगा, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी बनेगी। यहां पर हमारे पास में त्रिज्या कितनी है, 21। तो अगले वाले जो क्षेत्र है उसकी त्रिज्या है वो 10.5 सेंटीमीटर बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है 10.5। तो अगले वाले भाग की त्रिज्या कितनी बनेगी, पीछे वाली त्रिज्या की 10.5 ज़्यादा। तो 21 में जब हम 10.5 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 31.5। 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ r स्क्वायर है। 7 के पहाड़ी से इसको काटेंगे, 7 4 28 और 7 5 35। अब 22 को अपन इनसे गुणा करेंगे। 22 को पहले मैं 4.5 से गुणा कर देता हूँ, तो 22 4 88 और 11 99। तो 22 को 4.5 से गुणा करने पर 99 आता है। अब 99 को 31.5 से और गुणा कर दो, 9 5 45, 9 4 13, 9 3 27 1 28, 5 3 8 2, 5 8 11 11, ये हो जाएगा। इतना क्षेत्रफल आ जाएगा 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन ये जो तीसरे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल आया है, इसमें गोल्ड भी शामिल हो गया, इसमें रेड भी शामिल हो गया, और इसमें ये जो ब्लू है ये भी शामिल हो गया। यदि अपन ब्लू वाले इस पट्टी का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस दूसरे वर्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल आया था उसको यहां कम करना पड़ेगा। तो दूसरे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल आ रहा है 1386, ये इसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आ रहा ब्लू। ब्लू का क्षेत्रफल तीसरे वर्ताकार भाग के क्षेत्रफल में से दूसरे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल है वो घटा दिया जाएगा। तो तीसरे का था 3118.5, इसमें से अपने को घटाना है 1386, और इसके आगे पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट लगा देते हैं, आराम से घटा लेंगे। 5 2 3 7 1, 1732 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही हम चौथे वर्ताकार भाग का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ऐसे लिख देंगे चौथे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल।
चौथे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय ध्यान रखना त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तीसरे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय हमने त्रिज्या काम में ली है 31.5। 10.5 सेंटीमीटर प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है, तो 10.5 मीटर इसमें और जुड़ जाएगा। जब 10.5 इसमें और जोड़ेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 42। तो चौथे वाले वर्ताकार क्षेत्र के लिए जो अपने पास में त्रिज्या होगी 42 है, तो चौथे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो पाई आर स्क्वायर, और उसमें आर का मान 42 काम में ले लो, उसका उत्तर निकालो। लेकिन चौथे वर्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल आपने निकाला उसमें गोल्ड, रेड, ब्लू सब शामिल हो गए। यदि आपको केवल ब्लैक का निकालना है तो तीसरे वर्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल आया था यहाँ, उसको चौथे वर्ताकार भाग के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा। ऐसे ही पांचवें वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, और पांचवें वर्ताकार भाग के क्षेत्रफल में से चौथे वर्ताकार भाग के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो लास्ट वाले इस पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा व्हाइट वाले का। तो इस टाइप का ये जो प्रश्न है ये थोड़ा बड़ा ज़रूर है और एग्ज़ाम की दृष्टि से नए के बराबर चांस है, लेकिन फिर भी कि ये प्रश्न हो कैसे रहा है इसके बारे में हमने इसको आपको अच्छे से बता दिया है। आप इसकी थोड़ी ट्राई करें। और अब हम प्रश्न संख्या जो 4 और 5 की बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन प्रश्नों पे आपको थोड़ा सा विशेष फोकस रखना है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, चौथा और पांचवा। यदि आपको ये तीसरा प्रश्न कम भी समझ में आएगा तो जहाँ तक मेरा मानना है चलेगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो हैं उनके एग्ज़ाम में आने की संभावना कम है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से छोटे अंकों का प्रश्न आएगा और इस प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा हो जाता है कि उसका स्टैंडर्ड काफ़ी बड़ा हो गया। इस वजह से छोटे अंकों का प्रश्न है वो इतने या इस टाइप का प्रश्न नहीं आएगा। अब देखिए, ये आपका चौथा प्रश्न है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। इस प्रश्न में अपने को अच्छे से ये समझना है कि अपने को कौन से फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए, किसी भी वाहन का जो पहिया होता है वो वर्त के आकार का होता है, इसलिए एक बात क्लियर हो चुकी है कि इन प्रश्नों में वर्त से संबंधित जो आपके सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उनका हम यहाँ प्रयोग करेंगे। अब जो पहिए का व्यास आपको दिया गया है तो इस व्यास की सहायता से अपन आर का मान प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्यास का मान दिया गया है 80 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि व्यास में जैसे ही हम 2 का भाग लगाएंगे तो अपने को आर का मान मिल जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या के बराबर होता है, तो व्यास अपने को 80 दिया गया है, 80/2, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। यदि आपको ये पता करना है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी तो उसके लिए हमें वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ कि हमने इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया, मान लीजिए ये पहिया ही है, और इसके अनुरूप जैसे जैसे ये पहिया घूम करके दोबारा वही बिंदु समतल को टच करे तो ये एक वर्त की शेप बना रहा है। तो इस दौरान इसने यहाँ से लेकर के ऐसे घूमते हुए एक चक्कर में जितनी दूरी तय की है वो उस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो हम एक चक्कर में तय दूरी निकालेंगे। एक चक्कर में तय दूरी वर्ताकार आकृति के द्वारा, यदि एक चक्कर में तय दूरी आपको निकालनी है तो सूत्र लगेगा वृत्त की परिधि का। 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ 40 है। अब ये जो 7 है वो यहाँ कहीं पे भी नहीं कट रहा है। यदि नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर जितनी भी संख्याएं आ रही उनको आप गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1760/7
7। परिधि जो होती है वो एक टाइप की दूरी ही होती है, तो दूरी अपने को यहाँ सेंटीमीटर में दी गई है, तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे। एक बार फिर से सुनो, अपने को व्यास दिया गया है, हमने एक चक्कर में तय दूरी क्यों निकाली? क्योंकि अपने को इस प्रश्न के अंदर ये पूछा गया है कि उस पहिए ने 10 मिनट में कितने चक्कर लगाए। तो पहले हम ये पता करेंगे कि एक चक्कर में तय दूरी क्या होगी, और एक चक्कर में तय दूरी जो है वो हमेशा परिधि के बराबर होती है, और हम वृत्त की आकृति की बात कर रहे हैं, तो यह वृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा और इसको सरल करके हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखो, यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एक घंटे में तय दूरी है ये, प्रति घंटे का मतलब एक घंटे में तय दूरी 66 किलोमीटर। अब अपने को एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ लास्ट में जाकर के हमें 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के द्वारा कितने चक्कर लगाए जाएंगे उनकी संख्या पूछी गई है। तो समय को मिनट में काम में लिया गया है, तो एक तो हम यहाँ एक घंटे को मिनट में चेंज करेंगे। दूसरी बात, ये जो किलोमीटर अपने को दिया गया है, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि अपने को जो व्यास दिया गया है वो व्यास भी सेंटीमीटर में है, और जो हमें एक चक्कर में तय दूरी निकाली वो भी सेंटीमीटर है। तो यहाँ अपन दो काम करेंगे। एक घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, 60 मिनट में तय दूरी, और 66 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर है। इसलिए पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या यदि किलोमीटर को अपन मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये मीटर में चेंज हो गया। अब इसको भी सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए अपन इसको 100 से फिर गुणा कर देंगे। ऐसा करते ही ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब देखिए, हम 1 मिनट में तय दूरी निकालेंगे। 1 मिनट में तय दूरी, तो ये जो दूरी आपकी 66 के आगे जैसे 5 शून्य है ये, तो सीधा लिख दो, 66 के आगे 5 शून्य लगा दो। 60 मिनट में इतनी दूरी तय की जा रही है, तो 1 मिनट में निकालना है, तो इस 60 का यहाँ भाग लगाएंगे, तो ये 0 से 0 कट गया और 6 से ये कट जाएगा 11 बार। कुल मिलाकर के हमारे पास में 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी आ गई। तो देखो, 1 मिनट में इतनी आ रही है, तो उसने 10 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी? ये चीज़ें हमने कहाँ से प्राप्त की? यहाँ से। 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में तय दूरी 66 किलोमीटर है, और 1 घंटे को हमने चेंज कर दिया मिनट में। क्यों? क्योंकि यहाँ मिनट में बात हो रही है। और किलोमीटर को हमने चेंज किया सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ जो भी व्यास दिया गया है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा किया, फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से फिर गुणा कर दिया। अब 60 मिनट में तय दूरी इतनी है, तो 1 मिनट में जब तय दूरी अपने को निकालनी है तो इस 60 का इधर भाग जाएगा, ये आएगा। ये जो दूरी आ रही है वो आ रही है 1 मिनट में तय दूरी, परंतु अपने को तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय होगी उसकी बात करनी है। अतः 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, तो जैसे ही अपन इस संख्या को 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब देखो, हमें पूछा गया है चक्रों की संख्या कि कितने चक्कर लगाए जाएंगे।
जब चक्रों की संख्या पूछी जाए तो कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग लगा दिया जाएगा। कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग लगाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अपने को बताना है चक्रों की संख्या। तो देखिए चक्रों की संख्या हम कैसे बताएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ लिखना है कुल दूरी और नीचे लिखना है एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी। देखिए 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी इतनी है, तो इसको तो यहाँ लिख दीजिए बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी हमने यहाँ लिख रखी है 1760 बटे 7। तो नीचे वाली जो भिन्न है वो अगली स्टेप में उसका उल्टा हो जाएगा। ये हमने ऐसा कैसा लिखा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 1760 नीचे आ जाएंगे। 0 से 0 कटेगा। 11 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो एक बार जाएगा। 11 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 11 एकम 11, 11 6 66। फिर यहाँ 16 के पहाड़े से अपने इसको काट सकते हैं। 16 का भाग यहाँ चला जाएगा। 16 5 80, 16 6 96, 6 बार यहाँ चला जाएगा। फिर 40 बच जाएगा। 40 कैसे बचा, यहाँ 4 बचने के बाद में 0, तो वो 40 हो जाएगा। 16 का भाग 2 बार जाएगा। फिर 8 बचेगा। 8 के आगे 0 उतारने पर 80 हो जाता है। 16 के पहाड़े में 5 बार बोलने पर यह आ जाता है। कुल मिलाकर के सीधी सी बात है, यहाँ जो संख्या आ रही है उसको यहाँ काट दो, नहीं इस संख्या का इसमें भाग भी लगा सकते हो। और अब 625 को अपन 7 से गुणा करेंगे। 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 3 17 और 6 7 42 1 43। तो ये जो अपना उत्तर आ रहा है 4375, ये होगी चक्रों की संख्या। इस प्रकार से ये आपका चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। और अब इस 12.1 की जो प्रश्नावली है इसका 5वां प्रश्न हम करेंगे। 5वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो हो सकता है कि फिर से ये रिपीट हो जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। और यदि लंबा वक्त हो गया है तो वो प्रश्न रिपीट हो सकता है। हम चाहते हैं कि यदि ये प्रश्न फिर से रिपीट हो तो हम उस प्रश्न को अच्छे से और सही तरीके से हल कर दें। तो इसलिए अब देखेंगे आपकी प्रश्न संख्या 5। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो वो तो सब बातें हो जाएंगी, लेकिन प्रश्न संख्या जो 5 है वो क्या है वो देखिए। यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसके लिए आपको ऑप्शन बता रखे हैं
ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2 मात्रक, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है पाई मात्रक, ऑप्शन सी में 4 मात्रक और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 7 मात्रक। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 5। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ये कंडीशन है इसकी, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब इस प्रश्न को देखने से बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न लग रहा है कि अपने को कहीं पे भी कोई क्वांटिटी नहीं दी गई, कोई संख्या नहीं दी गई है और फिर भी कह रहा है कि आप उसकी त्रिज्या बताओ। तो अपने को क्या करना है, हम मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या है वो, उसको हमने r मान लिया। अब देखो पहली लाइन में उसने क्या कहा, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। इस लाइन का यही मतलब हुआ। और मतलब मैं नहीं बता रहा हूं, इस प्रश्न के अंदर स्पष्ट बोला गया है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल को हम बराबर में लिखेंगे और अब वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। परिमाप का मतलब क्या होती है, परिमाप का मतलब परिधि ही होती है। तो वृत्त का परिमाप का मतलब वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। इधर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर पाई इधर r और इधर r स्क्वायर। तो यहाँ से इस पाई r को, क्योंकि ये तीनों चीज़ गुणा है, तो हम क्या करेंगे, इस पाई r को यहाँ से हटाएंगे। और आप जानते होंगे कि यदि कोई संख्या गुणा में है और उसको हटाया जाता है तो वो संख्या सामने वाली संख्या के बटे में आएगा। तो ये पाई r स्क्वायर तो ऐसा कैसा, और यहाँ जो पाई r है उसको यहाँ से हटा करके भाग में लेके चले जाएंगे। पाई से पाई कटेगा, r की यहाँ 2 पावर है, नीचे r एक बार आ रहा है तो ऊपर r एक बार बचेगा। आप देख रहे हैं कि हमें उत्तर मिला 2 बराबर r। इसका मतलब ये हुआ कि r बराबर 2। यहाँ पर कहीं पे भी सेंटीमीटर या मीटर की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसका पैमाना कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं मात्रक। तो r का मान कितना आया, 2 मात्रक। यही आपके इस प्रश्न के अनुसार त्रिज्या होगी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ ही प्रश्नावली 12.1 है वो कंप्लीट होती है। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 की जो आपकी प्रश्नावली है उसके एग्जाम्पल्स की बात करें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।